तो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है, हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? जब हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज पढ़ा था, और उससे पहले हमने पढ़े थे गैलोनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये सारे के सारे हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात शुरू कर रहे हैं, वो है पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is basically a potential measuring device, or it can be used to measure potential across any device, right? किसी भी डिवाइस या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए वी यूज पोटेंशियोमीटर, नंबर 1, राइट। नंबर 2, अब आपको ऐसा लगेगा जैसे वोल्ट मीटर की जैसी कोई डिवाइस होगी। ना 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 ना, ये वोल्ट मीटर जैसी कोई डिवाइस नहीं है। ये पोटेंशियोमीटर इज जस्ट अ 10 मीटर लॉन्ग वायर। पोटेंशियोमीटर इज जस्ट अ 10 मीटर लॉन्ग वायर of uniform cross section area. So length of the potentiometer wire is 10 meter and its cross section area is constant. पूरे वायर का पूरी 10 मीटर लेंथ में यूनिफॉर्म इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। मैं वापस से बोलता हूं, पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट अ 10 मीटर लॉन्ग वायर of uniform cross section area. Is that okay? Number 3, important बात, potentiometer wire is made of alloys, certain alloys. कौन कौन से? Constantan और the manganene. Constantan alloy या manganene alloy से इस वायर को बनाते हैं। Constantan या manganene क्यों काम में लेते हैं? Because number 1, इसका थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत लो होता है। यानी कि जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से रेजिस्टेंस में बहुत कम डिफरेंस आएगा, राइट। नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो लो होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज लो। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरा, दीज सब्सटेंसेस कांस्टेंटिन एंड मैंगनीन हैज हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टिविटी जो इसकी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत हाई होती है, राइट। हाई रेजिस्टिविटी होती है। बेसिकली पोटेंशियोमीटर सिर्फ एक वायर से कैसे पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? ना ना ना, सिर्फ अकेले वायर से पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल कंडक्टेड टू मेजर पोटेंशियल अक्रॉस एनी डिवाइस। किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बाकायदा पूरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। इज दैट ओके? सो बेसिकली potentiometer is a practical method for determining potential across any resistance or device. Basically potentiometer is a practical method of determining potential difference across any device or resistance, right? And one more important thing, पोटेंशियोमीटर, देखो वोल्ट मीटर में तो एग्जैक्ट पोटेंशियल को भी पता चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो भी कुछ करंट तो मेन सर्किट से ले लेगा, और मेन सर्किट से कुछ करंट ले लेगा तो मेन सर्किट में करंट कम होगा, एक्चुअल करंट से कम जाएगा, और एक्चुअल करंट से कम करंट जाएगा तो एक्चुअल पोटेंशियल से कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसको वोल्ट मीटर मेजर करेगा। यानी कि वोल्ट मीटर हमेशा एक्चुअल पोटेंशियल से कम पोटेंशियल को मेजर करेगा। बट पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल अक्रॉस एनी डिवाइस और एनी रेजिस्टेंस, राइट। तो
It is used to measure accurate potential across any device. Is that okay? तो ये तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की हमने पोटेंशियोमीटर की। आगे हम बात करते हैं, मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल कंडक्ट करना पड़ेगा, पूरा एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब के जाके यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। तो इसके लिए पोटेंशियोमीटर के दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है, राइट। पहले यहां पे बात करें प्राइमरी सर्किट की। दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। देखो आपने क्या किया, ये ए एंड बी, ये ए एंड ये बी, ए एंड बी के बीच में आपने एक 10 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट किया है। ये जो वायर है ना, ये इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है। कि सर क्या जरूरी है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 10 मीटर हो? नहीं, कुछ पोटेंशियोमीटर ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें वायर की लेंथ सिर्फ 4 मीटर ही होती है। लेंथ हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, पर जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे उतना बेटर होगा, राइट। चलो इस बार के आगे बात समझेंगे। दिस इज ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो वायर कनेक्टेड है दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर, और साथ में एक स्केल कनेक्टेड है, राइट। इस पोटेंशियोमीटर वायर को एक की के थ्रू हमने क्या किया है, एक बैटरी और एक रियोस्टेट से कनेक्ट किया है। ये RH जो है, RH कौन है? RH इज अ रियोस्टेट, ठीक है जी। अब ये रियोस्टेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी सुनिए, रियोस्टेट इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, जिसको हम चाहें जिस हिसाब से रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस, तो इसको अगर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो सर्किट में करंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगा। तो रियोस्टेट बेसिकली सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट इंक्रीज या करंट डिक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दिस इज व्हाट रियोस्टेट, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। यहां पे जैसे बनाया गया है, ये जो जॉकी है इसको पकड़ के इधर खींच लें तो इस पूरे का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, उधर ले जाएं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? कुल मिला के यहां से लेकर और ये यहां जहां पे ये कनेक्टेड है वहां तक का रेजिस्टेंस काम में आएगा। उधर पुल किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इधर पुश किया तो रेजिस्टेंस वापस से डिक्रीज हो जाएगा। सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, सर्किट में रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये कौन है? एक रियोस्टेट है, एक की है और एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसमें क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, और इस करंट को मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, आई लिख रहा हूं, राइट, ओके। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दो बातें कर ली। रियोस्टेट कौन होता है? प्राइमरी सर्किट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट एस्टेब्लिश करने के लिए इस प्राइमरी सर्किट की जरूरत होती है, और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस पोटेंशियोमीटर वायर पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। तो सेकेंडरी काम क्या है इस प्राइमरी सर्किट का? पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप करना। यस, तो प्राइमरी सर्किट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर एंड टू ड्रॉप यूनिफॉर्म पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। यस, यहां पे एक बात और समझेंगे, चलो थोड़ा सा आगे जाके समझते हैं। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूं, यहां पे यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्रॉप का क्या कहानी है। देखो पोटेंशियोमीटर वायर कैसा है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह पे सेम है, उसमें फ्लो होने वाली करंट भी सेम है, तो इसका सब जगह पे रेजिस्टेंस भी पोटेंशियोमीटर वायर का सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम होगा, करंट सेम होगी, तो सब जगह इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरे वायर पे सब जगह इक्वल लेंथ में सेम होगा, राइट, ओके। चलिए आगे की बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हम बात करने वाले हैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस पोटेंशियोमीटर के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट? potential across unit length of potentiometer wire, potential across 1 meter length of potentiometer wire, per unit length potential drop is known as potential gradient. Potential across per unit length of the potentiometer wire is known as potential gradient. Yes or no? सुनिए, potential on unit length of potentiometer wire is known as its potential gradient. It is represented by small x,
राइट। और स्मॉल एक्स यहां पे क्या लिखेंगे, वीपीएम, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियोमीटर वायर में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसकी टोटल लेंथ, यानी क्या हो गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। यस, और इसकी अगर यूनिट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे आप वोल्ट पर मीटर। इज दैट ओके? देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ आपने ली है LPM, और इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूं कितना, RPM, राइट। आपको जैसा कि बताया गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट VPM अपॉन LPM, VPM को क्या लिख सकता हूं, RPM इंटू आई अपॉन LPM, बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या, यस। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंटू करंट अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यस। ये एक बात। दूसरी बात, आप रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू LPM अपॉन A, यस। LPM को इधर ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आएगा RPM अपॉन LPM इक्वल्स टू रो अपॉन A। बोलिए हाँ या ना, यस। अब पहली बात, आपको यह बताया गया था कि पोटेंशियोमीटर वायर कैसा होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर होता है, यस। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि इस पूरे वायर का सब जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। पूरा का पूरा वायर किसी एक ही सब्सटेंस का बना होगा, या तो कांस्टेंटिन का ही बना होगा या फिर पूरा का पूरा वायर मैग्नीन का बना होगा, तो रो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यस। इसका मतलब RPM अपॉन LPM यानी कि रो अपॉन A, ये कैसा हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर सब जगह इसकी यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज सेम एवरीवेयर। पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर सब जगह सेम होगा। ये बात क्लियर है, ओके। एक बात, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, यस। चलिए आगे चलते हैं। इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं क्या कह रहा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू था VPM अपॉन LPM, इसको आपने लिखा था I इंटू RPM अपॉन LPM, और आपने RPM अपॉन LPM को अभी अभी क्या लिखा, रो अपॉन A, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू क्या लिखा, I इंटू रो अपॉन A, LPM अपॉन RPM अपॉन LPM को क्या लिख दिया, रो अपॉन A। अब आप सोचो, ये कांस्टेंट है, करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर से सब जगह फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू सेम है। जितनी A एंड से एंटर करेगी करंट, उतनी ही B एंड पर बाहर निकलेगी। पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में सब जगह पे करंट की वैल्यू सेम है, यानी कि ये भी क्या आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया, यस। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज पोटेंशियल gradient of potentiometer wire is same at whole length of potentiometer wire।
पोटेंशियोमीटर वायर की पूरी लेंथ के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा। दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर की पे सब जगह पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम होगी। यस, दैट इज इसका मतलब पोटेंशियोमीटर वायर पर सब जगह पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम होगी। इज दैट क्लियर? ये बात भी क्लियर है? ओके, चलिए अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए उस मुद्दे के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे सेकेंडरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये सेकेंडरी सर्किट ये है। सेकेंडरी सर्किट में क्या कनेक्ट करते हैं? इस अननोन पोटेंशियल डिवाइस को यहां सेकेंडरी सर्किट में पी और क्यू के बीच में कनेक्ट करेंगे। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है? राइट, ओके। पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में एक अननोन पोटेंशियल डिवाइस कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर का जो मेन काम है वो क्या है? अननोन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो प्राइमरी सर्किट का काम क्या बताया था? पोटेंशियोमीटर वायर में करंट एस्टेब्लिश करना और साथ साथ पोटेंशियोमीटर वायर में सब जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप करना। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हमने उस वजह से की क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सब जगह पे सेम होगा। राइट, अब सेकेंडरी सर्किट का क्या काम है? ये है सेकेंडरी सर्किट, ये वाला। इस सेकेंडरी सर्किट में सब जगह क्या कनेक्ट किया जाएगा? अननोन पोटेंशियल डिवाइस, जिसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको। राइट, तो या पी और क्यू के बीच में मैं क्या कनेक्ट करूंगा? अननोन पोटेंशियल डिवाइस। यस, तो मैंने लिखा भी है यहां पे शायद, unknown potential device is connected into the secondary circuit of potentiometer. This unknown potential device is connected between P and Q. P and Q के बीच में unknown potential device को कनेक्ट करेंगे। राइट, ये बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? अब इसके बाद की बात जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं यहां हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की। आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन यहां पे गैल्वेनोमीटर है, इसके नल डिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है। जब इसमें नल डिफ्लेक्शन होगा तभी सारी बात होगी। राइट, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। क्या आपने पढ़ा था? वी पी एम अपॉन एल पी एम। इसको फिर आपने लिखा था आई इंटू आर पी एम अपॉन एल पी एम। फिर आपने इसको लिखा था आई इंटू रो अपॉन ए। और एक आपने लिखा था आर पी एम अपॉन एल पी एम इक्वल्स टू रो अपॉन ए विच इज कांस्टेंट। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या? एक तो ये कि पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस per unit length of the potentiometer wire was same everywhere at the potentiometer wire. Yes. दूसरी बात ये थी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज सेम एवरीवेयर। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वर्किंग प्रिंसिपल में। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप पोटेंशियोमीटर को किस लिए यूज कर रहे हैं? अननोन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहां पे आपने कनेक्ट की एक अननोन पोटेंशियल वाली डिवाइस P और Q के बीच में। राइट, अब ये वाला पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। A और B के बीच में क्या कनेक्टेड है? पोटेंशियोमीटर वायर। आप देखो P से A की तरफ कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, भले करंट फ्लो हो चाहे नहीं हो, P और A का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? सेम। पोटेंशियल potential at point P is equals to potential of potentiometer wire at A। ये बात क्लियर है? राइट, एक बात। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे और सारी बात को सीखेंगे। सुनो जी,
यहां पे एक पॉइंट लेता हूं मैं J1, यहां एक पॉइंट लेता हूं मैं J2, और ये जो पॉइंट है इसको बोल रहा हूं J। यस, ओके, आपको ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियोमीटर वायर में? इस तरफ। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है। यस, ओके, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो जे का पोटेंशियल और कम है, J1 का, J का पोटेंशियल और कम है, J2 का और कम है, और B का उससे भी कम है। यस, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट J1 इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट J इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट J2 इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B। यस, कंटिन्यूसली डिक्रीज होने वाले पॉइंट्स हैं जिनका ये पॉइंट्स हैं जिन पर पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। यस, ये बात भी क्लियर है। ओके, मैं इस जॉकी को, ये जॉकी इसी तरह का पेन होता है, वायर पे ऐसे टच कर सकते हैं, राइट। आपने इस जॉकी को पहले कनेक्ट किया यहां पे, जॉकी को पहले टच किया यहां पे, फिर बाद में टच करके देखेंगे यहां पर। यस, मैं क्या कह रहा हूं, when jockey is touched at J1, आप क्या देख रहे हैं, E का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, J का उससे कम है, J1 का, J का उससे भी कम है, J2 का उससे भी कम है। यस, इसका मतलब दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि इस J1 का पोटेंशियल इस Q के पोटेंशियल से ज्यादा हो। यस, तो उस समय करंट कहां से कहां फ्लो होगी, J1 से Q की तरफ। गैल्वेनोमीटर से करंट कहां फ्लो होगी, करंट देखो मैं आपको एक पहले पूरा प्रोसेस समझाता हूं जिससे कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे तो आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर फ्रॉम J1 टू Q, कि सर J1 से Q ही क्यों फ्लो होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि J1 का पोटेंशियल Q के पोटेंशियल से कम हो, यानी कि Q का पोटेंशियल हायर होगा तो करंट किधर फ्लो होगी, Q टू J1। यस, नहीं, आप मेरी बात समझो, जब आपने इस जॉकी को J1 पे टच किया तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक तरफ आया, जब आपने इस जॉकी को इधर टच किया तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आया। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में से एक पॉइंट ऐसा है जिसका पोटेंशियल Q से हायर है और दूसरा पॉइंट ऐसा है जिसका पोटेंशियल Q से कम है। यस, मैं इस बात को यहां पे लिखूं, मैं लिखता हूं अभी, है ना। पहले इस बात को पूरा क्लियर करते हैं। एक का पोटेंशियल Q से हायर है और एक का पोटेंशियल Q से कम है, तो इसमें तो डेफिनेटली J1 का पोटेंशियल हायर है और J2 का कम है, तो J1 का पोटेंशियल Q से ज्यादा होगा और J2 का पोटेंशियल Q से कम होगा। देखो बहुत सिंपल है, आप आराम से समझो, ढंग से समझो मैं क्या कह रहा हूं। J1 और J2 में पहले यहां पे जॉकी को टच किया तो गैल्वेनोमीटर में करंट एक तरफ फ्लो हुई, डिफ्लेक्शन एक तरफ आया। जब J2 पे कनेक्ट किया, टच किया, तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आया। इसमें क्या मतलब, करंट की डायरेक्शन फ्लो हुई। इसका मतलब एक बार करंट Q से फ्लो हो रही थी, इस तरफ फ्लो हो रही थी, और दूसरी बार करंट इस तरफ फ्लो हो रही थी। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। इसका मतलब इस पॉइंट J1 और J2 में से किसी एक का पोटेंशियल Q से ज्यादा है और दूसरे का पोटेंशियल कम है, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लो फ्लो होती है। यस, अब बताओ किसका ज्यादा होगा? इसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका कम है, तो इसी J1 का ही पोटेंशियल Q से ज्यादा होगा। बोलिए हाँ या ना। भाई आप कहोगे नहीं सर J2 का हायर है तो उसका कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उधर जाने तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, वो तो और ज्यादा हायर हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैं कुल मिला के यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, जब जॉकी को J1 पे टच किया तो डिफ्लेक्शन एक तरफ और J2 पे टच किया तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, ऐसा आ रहा था। यस, ओके, दैट इज potential of J1 is more than Q and potential of J2 is less than potential
एट Q लेस देन पोटेंशियल एट Q। J1 का पोटेंशियल ज्यादा है और J2 का पोटेंशियल Q से कम है, इसीलिए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस, ओके। इसका मतलब ये हुआ, when jockey is touched at J2, current flows through galvanometer from Q to J2। यस, इसका एक और मतलब है, एक और क्या मतलब है वो भी समझो। मैं फिर से बात करता हूं, यहां पे पॉइंट लिया था आपने J1, यहां पॉइंट लिया था आपने J2, ये है पॉइंट J। आपको क्या समझ में आया कि एक पे पोटेंशियल Q से कम है, एक पे नहीं, वापस से बोलता हूं, J1 पे पोटेंशियल Q से कम है, J2 पे पोटेंशियल Q से ज्यादा है। फिर से लिख देता हूं, पोटेंशियल एट J1 इज मोर देन पोटेंशियल एट Q, पोटेंशियल एट J2 इज लेस देन पोटेंशियल एट Q। इसका ये मतलब हो गया कि J1 और J2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका पोटेंशियल एग्जैक्टली Q पर पोटेंशियल के इक्वल होगा। So there must be a point on potentiometer wire between J1 and J2 where potential is equals to potential at Q, जहां पे जिसका पोटेंशियल Q की पोटेंशियल के इक्वल होगा, एंड दैट पॉइंट इज J, एंड दैट पॉइंट इज J। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट J। अच्छा, इसमें भी एक बात और करते हैं, when jockey is touched at point J, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल Q के पोटेंशियल के इक्वल है। आपने क्या कहा, आपने ये कहा पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू पोटेंशियल एट J। सो नो करंट will flow through galvanometer, so current through the galvanometer will be 0, so deflection in galvanometer will also be 0। ये तो मैंने इसको समझने के लिए समझा, पर मुझे तो एक्चुअल में क्या करना है मैं बताऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, क्या, इस पूरे वायर पे पहले मैं यहां टच करूं, डिफ्लेक्शन एक तरफ, फिर यहां टच करूं, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, फिर थोड़ा पास में लाके यहां पे टच करूं, डिफ्लेक्शन एक तरफ, यहां पे टच करूं, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, फिर यहां टच करूं, डिफ्लेक्शन एक तरफ, यहां टच करूं, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ। यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा है जिसपे डिफ्लेक्शन 0 है, तो वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है। दिस इज व्हाट दिस इज नेम्ड एज नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। दिस इज व्हाट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मुझे तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है, और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया तो इस पॉइंट J का पोटेंशियल इस Q के पोटेंशियल के इक्वल हो गया। यस, तो मेरे पास वापस से आ जाओ, मैंने जो शुरू से बात की थी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A। इस P पॉइंट का इस A पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल पोटेंशियल है। यस, और Q का पोटेंशियल इस J के पोटेंशियल के इक्वल है। पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू पोटेंशियल एट J। हाँ या ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या लिखोगे, Vp माइनस Vq इक्वल टू Va माइनस Vj। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J। यस, इस अननोन डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर पर A एंड J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यस और नो, दैट इज
इसका क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अननोन पोटेंशियल डिवाइस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड जे। ए और जे पर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यस, ओके। दूसरी बात, मैंने जो अभी तक सीखा वो क्या सीखा? वो मैंने ये सीखा कि पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस A एंड J, राइट। और इसके आगे जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? पोटेंशियल बिटवीन A एंड J ऑन पोटेंशियोमीटर वायर को क्या लिख सकता हूं? ये देखो जी, A और J के बीच में जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने? L। तो मैंने क्या लिखा वो ध्यान से देखो। मैंने कहा पोटेंशियल बिटवीन A एंड J ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल, जो कि सब जगह सेम होता है, इनटू लेंथ बिटवीन ए एंड जे, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन ए एंड जे। इसका क्या मतलब हो गया? पोटेंशियल बिटवीन ए एंड जे ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन ए एंड जे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x इंटू एल। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो मैं क्या कहूंगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या ये एजे की वैल्यू, वी एजे की वैल्यू वहां पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल बिटवीन पी एंड क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू एल। यस, यही तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। क्या? इसको इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कहना क्या चाहता हूं? कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि अननोन पोटेंशियल डिवाइस पी और क्यू के बीच में कनेक्ट की थी। पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स इंटू एल के इक्वल है, जहां एक्स कौन है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप इस पूरे सबको सॉल्व कर सकते हैं। आप अननोन पोटेंशियल डिवाइस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो? बात क्लियर है? ओके, एक बात हुई है। तो प्रिंसिपल कहां गया इसका? हम तो बात तो क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यही बात तो चल रही थी ना। यस, सुनो वापस से मैं समझाता हूं आपको। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पूछा गया है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सिंगल मार्क, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड और प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड, राइट। एक बात। नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या लिखेंगे? पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड। नंबर 2, resistance per unit length of the potentiometer wire is same everywhere on the potentiometer wire, plus potential gradient on unit length of potentiometer wire is known as potential gradient and which is same throughout its length. इसकी पूरी लेंथ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सेम होता है। एंड नंबर 3, 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। नंबर 3, when an unknown potential device is connected in the secondary circuit, when an unknown device is connected in the secondary circuit, then in the case of null deflection, potential of unknown potential device is equals to potential across potentiometer wire between higher potential and null deflection point। यानी कि मैंने क्या बताया था वही तो सिखा रहा हूं। ये रहा क्या? हायर पोटेंशियल एंड और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अननोन पोटेंशियल डिवाइस के पोटेंशियल के इक्वल होगी। यस और नो? बात क्लियर है? ओके। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले कि 4 मार्क्स का तो पूछ ही नहीं सकता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले कि राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो आपको कहाँ से प्राइमरी सर्किट बनाना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट की पूरी डिटेल बताने के बाद फिर आप उसका वर्किंग प्रिंसिपल नल डिफ्लेक्शन मेथड वो बताएंगे, R/L कांस्टेंट होता है ये बताएंगे, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि VPM/LPM की वैल्यू कांस्टेंट होती है ये बताएंगे, और फिर
फिर इसके बाद में ये पूरी डिटेल जो मैंने अभी लिखी है, क्या लिखी थी कि ए और पॉइंट ए और पी का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियोमीटर वायर पे किसी पॉइंट जे पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट क्यू का पोटेंशियल इस जे के पोटेंशियल के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि पी भाई ए का पोटेंशियल पी के इक्वल, जे का पोटेंशियल क्यू के इक्वल, यानी कि पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यस, ये लिखने के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद ये रामायण लिख देंगे कि पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, और ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ए और जे के बीच की पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ। उससे हमने क्या निकाल लिया है, अननोन पोटेंशियल वाली डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस। अब डिटरमाइनिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। देखो जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका खेल है? प्राइमरी सर्किट का खेल है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, वही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यस, ये रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना मान लूं, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट RRH। इस ए और बी के बीच में कौन है, पोटेंशियोमीटर वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना मान लूं, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये एक सेल लगाया गया है, इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूं स्मॉल r। तो आप क्या कहेंगे, x यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू, आपने क्या सीखा था, VPM अपॉन LPM। इसको आपने बाद में क्या लिखा था, आपने लिखा था I इंटू RPM अपॉन LPM। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। अब मुझे सर्किट की करंट फाइंड आउट करनी है, और सर्किट कौन सा सर्किट, प्राइमरी सर्किट की। प्राइमरी सर्किट में सेल कनेक्टेड है, उसका EMF कितना है, E। नेट EMF इज E1 अपॉन, इसको E1 के बजाय EB बोलता हूं, ये बैटरी है, राइट। मैं फिर से बोलूं, पहली बात तो मैं कह रहा हूं इसको E1 के बजाय मैं EB बोल दूं, B फॉर बैटरी, ठीक है। दूसरी बात, इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस बताया था स्मॉल r। हाँ जी, अब सुनो, तो इसको तो मैंने बोला EB, नेट EMF इन द सर्किट अपॉन इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में एक तो कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर वायर, तो आप लिखेंगे RPM, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, प्लस RH। इसमें एक रियोस्टेट कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, RRH, और एक कनेक्टेड है यहाँ पे कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, तो ये सर्किट की टोटल करंट आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 से लिख रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लिखेंगे, हाँ जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, पहले वैल्यू लिखूंगा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, EB अपॉन RPM, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, प्लस RH प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब आपको यहाँ पे सारी बातें पता हैं, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैथमेटिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। एक क्वेश्चन किया जाए, if resistance used in rheostat is 20 ohm, interresistance of cell connected is 1 ohm, and resistance of potentiometer wire is 19 ohm, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट
ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए जरा। पहले फाइंड आउट करूंगा करंट। करंट को क्या लिखेंगे, ई बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू 5 वोल्ट अपॉन पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना बोला आपको, 19 ओम, आरपीएम की वैल्यू। लेंथ नहीं दी इसमें, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर। कुछ ना बता रखा हो तो 10 मीटर मान के सॉल्व करना है, राइट। सुनिए, आरपीएम की वैल्यू 19, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 20 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इससे करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/40, दैट इज 12.5/100, यानी कि करंट हो जाएगी 0.125 एम्पियर। ये मेरा एक तरीका है। अदरवाइज आप क्या लिख सकते थे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/8 आएगा, 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है। मैंने क्या किया, नीचे 100 बनाने के लिए 2.5 से नीचे गुणा किया, 2.5 से 2.5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। यस, ओके। अब आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, आई इंटू आरपीएम अपॉन एलपीएम। लो जी, सॉल्व हो गया। 1/8 किसकी वैल्यू, आई की, करंट की वैल्यू 1/8 भी कह सकते हो, है ना, एम्पियर में। हाँ जी, इंटू आरपीएम की वैल्यू 19 ओम और एलपीएम की वैल्यू 10। तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80। और इसको ऑलमोस्ट 20 मान ले तो 20/80 1/4। तो ये 1/4 से थोड़ा सा कम होगा, तो ऐसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 19/80 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 0.25 से थोड़ा सा कम, तो 0.24 वोल्ट पर मीटर। ये आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। यस, ओके। एक और क्वेश्चन साथ के साथ कर लें, पोटेंशियल ग्रेडियंट में बेस्ड। ये हमारा क्वेश्चन है जी। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये पोटेंशियोमीटर वायर दे रखा है, ए एंड बी के बीच में। इस सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है, एक सेल कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और ईएमएफ 10 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है और एक पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड है। ठीक है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दे दिया है। कितना दे दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, 0.25 वोल्ट पर मीटर। यस, तो आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस यूज हुआ है। तो आप इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ई बी अपॉन आरपीएम, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस यूज इन रेजिस्टेंस बॉक्स प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो हो गई करंट, इनटू आप लिखते थे आरपीएम अपॉन एलपीएम। यस, ओके। इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे, हाँ जी सुनिए जरा, मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखता हूँ। ईएमएफ 10 वोल्ट, आरपीएम, देखो यहाँ पे आपको यूनिट, देखो ऐसे तो आपको आरपीएम दिखाई देगा, पर यूनिट ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये कैसे भी दे सकता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर भी दे सकता है, और यहाँ पे लिखा है ओम पर मीटर, यानी कि क्या दे रखा है, आरपीएम अपॉन एलपीएम की वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में। यस, तो आप आरपीएम या क्वेश्चन, हाँ चलो आरपीएम डैश, यहाँ पे आरपीएम डैश लिखता हूँ। आरपीएम डैश क्यों लिखूंगा, पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस, इसको लिखूंगा आरपीएम इंटू एलपीएम। यस, पर यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 0.5, और लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो आप आरपीएम डैश को क्या लिखेंगे, आरपीएम डैश इक्वल्स टू 5 ओम। यस, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 ओम
रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स मान लेता हूं इसकी वैल्यू को R, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1 ओम इंटू RPM डैश अपॉन LPM, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पहले से गिवन है कितना 0.5, बस x, तो आपके पास x इक्वल टू कितना आया जी 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 5 अपॉन ये 5 प्लस 1 6 प्लस कैपिटल R, और x की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25, चलो 0.25, इसको आगे सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगा 5 इक्वल, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 इंटू 6 ये हो जाएगा 1.5 और प्लस 0.25 कैपिटल R, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 1.5 इक्वल्स टू, इसको लिख दूंगा 1/4 इंटू कैपिटल R, ये 3.5, 4 इधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैपिटल R इक्वल्स टू हो जाएगा 14 ओम। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। तो अभी तक हमने सीखा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में, राइट। और अब हम आगे जो बात करेंगे, अब आगे की बात करेंगे, राइट। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक मुझे बात करना है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। यस, ये स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है? जो पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है, उस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड आउट करने के मेथड को क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। पर इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमको जरूरत होती है स्टैंडर्ड सेल्स की। किसकी जरूरत होती है? स्टैंडर्ड सेल्स की। तो पहले तो हम यहाँ पे समझें कि स्टैंडर्ड सेल किसे कहते हैं। चलिए, हम मेनली दो स्टैंडर्ड सेल्स की बात करेंगे। एक तो होता है लेक्लांशी सेल, ठीक है जी, और दूसरा होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है जी। ये लेक्लांशी सेल जो होता है, इसका ईएमएफ फिक्स्ड होता है। इसका जो ईएमएफ होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है, वो कितना होता है? 1.125 वोल्ट। और ये जो डेनियल सेल होता है, इसका भी ईएमएफ फिक्स होता है, वो कितना होता है? 1.08 वोल्ट। तो ये दो स्टैंडर्ड सेल हैं जिनका ईएमएफ हमें पहले से पता है, ठीक है जी। चलिए जी, आगे तो बढ़ेंगे। जब बात लेक्लांशी सेल की शुरू की तो उसको खत्म करते हैं। देखिए जी, लेक्लांशी सेल एक प्लास्टिक पॉट में बनाया जाता है। ये एक प्लास्टिक पॉट है, उसके अंदर रखी हुई है एक कार्बन रॉड। दिस इज द कार्बन रॉड। दिस इज व्हाट? दिस इज कार्बन रॉड, ठीक है। एक इसमें रखी जाती है जिंक रॉड। दिस इज व्हाट? जिंक रॉड, ठीक है जी। यहां पे कार्बन रॉड इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव और जिंक रॉड इज यूज्ड एज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, राइट। इसमें भरा होता है इसमें कुछ लिक्विड फिल होता है। ये जो लिक्विड होता है, ये होता है, ये जो लिक्विड होता है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। यस, सिंपल पानी लो, उसमें अमोनियम क्लोराइड पाउडर डाल दो, उसको मिक्स कर दो, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, राइट। ये जो कार्बन रॉड है, इसके अंदर एक तो है ग्रेफाइट रॉड, इस कार्बन रॉड के अंदर एक तो है ग्रेफाइट रॉड। आपकी पेंसिल नहीं बनती है, रूल पेंसिल, वो ग्रेफाइट रॉड से ही बनती है, ठीक है। इसमें एक तो है ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, यस, ओके। और साथ में इसके अंदर
ब्लैक कलर, आप अपने पेंसिल सेल होते हैं उनको तोड़ के देखें, उसमें ब्लैक कलर का पाउडर होता है। यस, वो ब्लैक कलर का पाउडर क्या होता है? मैग्नीज क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। पेस्ट ऑफ मैग्नीज क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये जो कार्बन रॉड मैंने बताई, ये मार्केट में रेडीमेड मिलती है, ये आपको घर पे नहीं बनानी होती है। आपको एक प्लास्टिक का पॉट लेना है, प्लास्टिक के पॉट में पानी मिल रहा है, वाटर में NH4Cl का पाउडर डाल दो तो NH4Cl का सॉल्यूशन बन गया। एक कार्बन रॉड मार्केट में रेडीमेड आती है, उसको रखा, एक जिंक रॉड को रखा, उनके बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखा, इसका EMF कितना आएगा? 1.125 वोल्ट आएगा। स्टैंडर्ड सेल है, आप घर पे बना सकते हैं सिर्फ इस कार्बन रॉड को छोड़ के। यस, चलिए दूसरा होता है डेनियल सेल। ये जो डेनियल सेल होता है ये कैसा होता है? ये कॉपर पॉट होता है। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ कॉपर पॉट। ये कॉपर पॉट है, इसके अंदर रखा होता है एक पोरस पॉट। इस पोरस पॉट में रखते हैं एक जिंक रॉड। ये कौन है? जिंक रॉड। ये कौन है? पोरस पॉट। पोरस पॉट, इस पोरस पॉट में भरा जाता है डाइल्यूटेड H2SO4। इसमें भरते हैं डाइल्यूटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ये है कॉपर पॉट। दिस इज कॉपर पॉट। इस कॉपर पॉट में क्या भरा जाता है? इसमें भी लिक्विड होता है। इसमें लिक्विड को मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ब्लू कलर इज मतलब कॉपर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। कॉपर मेटल को मत देखना आप। इसके अंदर आपने डाला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। दिस इज सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, राइट। इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसलिए मैंने ब्लू बना दिया है, राइट। ये आपका डेनियल सेल फाइनल हो गया। इसमें जो कॉपर पॉट होता है ना, कॉपर पॉट इटसेल्फ बिहेव एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे एक स्क्रू होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जिंक रॉड जो होती है दैट बिहेव्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल, राइट। कॉपर पॉट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और जिंक रॉड बिहेव्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल, राइट। ये हो गया आपका डेनियल सेल। बात क्लियर है? तो लैक्लांशे सेल और डेनियल सेल दो सेकेंडरी सेल हैं। ये हमें आगे भी इसी में काम आने वाले थे पोटेंशियोमीटर में, तो मैंने सोचा अभी बता के बात नक्की करें, खत्म करें, राइट। अब अपने वापस आइए। अपनी बात थी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल। तो यहां पे सेकेंडरी सर्किट में मैंने एक स्टैंडर्ड सेल काम में लिया है। और स्टैंडर्ड सेल की खास बात क्या है कि स्टैंडर्ड सेल का EMF हमें पहले से पता है। स्टैंडर्ड सेल का EMF हमें पता है। बात क्लियर है? ओके जी। तो स्टैंडर्ड सेल का EMF आप जानते हो। अब आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले की को इंसर्ट करोगे। की इन द प्राइमरी सेल इज इंसर्टेड। प्राइमरी सेल में आपने की इंसर्ट कर दी, राइट। की इंसर्ट करने से क्या होगा? इस प्राइमरी सर्किट में पोटेंशियोमीटर वायर में करंट एस्टेब्लिश होगी। यस, ओके। सो दैट, यस, ये बात क्लियर है। अब इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे टच करके नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है। यस, now null deflection point is found on potentiometer wire and that point is J. yes, null deflection इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिवाइस कनेक्टेड है, ये कौन है? स्टैंडर्ड सेल। इसका पोटेंशियल डिफरेंस
ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? ईएमएफ। मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ null deflection, potential on potentiometer wire between points A and J is equal to पोटेंशियल अक्रॉस सेल। और पोटेंशियल अक्रॉस सेल, अच्छा ये बात होता ना, यहां पे क्या था? नल डिफ्लेक्शन था ना, इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन था। नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो सेल से भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जब सेल से करंट फ्लो नहीं होता, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते, उस समय सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल। यस, तो क्या लिखेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू ए एंड जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ वो कितनी है? एल नॉट, एल नॉट। तो आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक्स इंटू एल नॉट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ एक्स, तो एल नॉट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना? एक्स इंटू एल नॉट। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, ई नॉट स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ आपको पता है, एल नॉट आपने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट खुद प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट किया है। तो ए से लेकर जे तक की नल डिफ्लेक्शन पॉइंट तक की पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आपको पता है। तो अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक्स इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल नॉट, यानी कि आपको क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पता चल गया। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके।